जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस समय अपने घर पर रह रहे हैं और अपने घर पर रह करके ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ इट्स टाइम टू लर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. As you know that various types of technology is running nowadays, but which technology is better for you? Okay, you have to analyze for that. So students, in this video, what we are going to learn? Today, we are going to learn about exception handling. This is the most important topic in Java programming. And you know that right now object-oriented programming, this concept is already running. This is the one kind of series which you can available, which you can see in the my YouTube channel. Okay. So students, right now I am here to give you the most important lecture on the exception handling. And one more thing I just want to say, whatever the feedback you are giving for this video, that gives me one kind of motivation to upgrade the upcoming videos. So students, don't forget to give your valuable feedbacks, right? Now students, it's time to introduce me. This is Ved, your information technology teacher, and I am here to describe about exception handling. But before this, I just want to give you a warm welcome to all my YouTube channel. Okay? Now students, first of all, in this video you will be able to know that what is exception, why it is occur, what are the advantages, what are the types of exceptions. Okay? We will try to find out the answer of these questions. So, what are you waiting for? Please come to my laptop, okay? And we will have a detailed explanation with the practical demonstration. Okay? So, please come. Now I am going to start the class. As you know that today's topic is exception handling. Okay? So, in this topic, first we have to know about what is exception. एक्सेप्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में हम देखते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। जैसा कि आप मेरे इस स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि एन एक्सेप्शनल कंडीशन इज कंसीडर्ड एज अ प्रॉब्लम विच स्टॉप्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम द कंटिन्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अकरेंस ऑफ इट। मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शनल कंडीशन, यानी कि एक्सेप्शन क्या है कि एक कंडीशन है जो आपके प्रोग्राम में अगर आ चुका है या आ गया है तो वो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। वो बंद वहीं से करेगा जहाँ पे जिस पॉइंट पर वो आया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि एक्सेप्शन जो होता है एक तरह की कंडीशन होती है जो कि एक प्रॉब्लम की तरह होती है। अगर ये आपके प्रोग्राम में आ जाए तो आपके प्रोग्राम में जिस पॉइंट पर आएगा उसी पॉइंट से वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है, वो नंबर अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड करने पर कोई आंसर आएगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन पे आपका एक्सेप्शन एरर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप एरे आउट ऑफ बाउंड अब लेते हैं। एरे आपने डिफाइन किया जिसमें कि 5 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब छठे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इस तरह के जो आपके एग्जांपल्स हैं वो एक्सेप्शंस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे हम। अब सवाल ये उठता है कि जो एक्सेप्शंस हैं वो आते क्यों हैं, वाई द एक्सेप्शंस अकर। नंबर 1, यूज़र एरर। जैसे आप अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं आप और प्रोग्राम बनाते बनाते
आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें कि आप जब उस प्रोग्राम को रन करते हैं आप, तो आप वहाँ पर डिवीज़न 0 से कर रहे हैं आप, तो ऐसा हो सकता है। या फिर जो प्रोग्रामर हैं उसके एंड पे भी गलती हो सकती है, या रिसोर्स के एंड पे भी गलती हो सकती है। ठीक है, ये 3 तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सवाल होता है कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो ये आपका जो मतलब है वो है क्या इसका। आपका टर्म पहले से ही कह रहा है, एज द टर्म सेज दैट इट हैंडल्स द एक्सेप्शंस। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। ठीक है, ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो आपके रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है। जो क्या करता है, रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है वो। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द एडवांटेज फॉर दैट। So students, we are talking about the advantage of exceptional handling. So there are 2 points. Number 1, maintain the normal flow of the program. Means whenever you're talking about your program and if it is run in a normal way, it means you have handled your exceptions. Okay, it means there suppose some kind of error is coming, some kind of exceptions is coming, and you are handling the program in efficient way. Okay, so that's the main advantage, right? Number 2, meaningful error reporting. It means then once the error is coming, once the exception is coming, okay, that should be meaningful and that should be reported to the programmer, right? So that's the second point of advantage. Okay, now we are coming to the next slide. In the next slide we are going to discuss about how many types of exceptions are there. Okay, number 1, checked exceptions. Number 2, unchecked exceptions. Okay, these are the 2 types, right? Now we are going to have the details about both the exceptions, okay, in the next slide. So if you talk about the checked exceptions, it means that checked exceptions are those that cannot be ignored when you are writing the code. मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने चेक्ड एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो ऐसे एक्सेप्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप प्रोग्राम बनाते समय। जैसे कि आप फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एक्सेप्शन आता है आपके पास तो इस वाले एक्सेप्शन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो हैंडल करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में आप हायर क्लासेस में अच्छे से आप पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको, इसीलिए इस वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ डाला है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एन अनचेक्ड एक्सेप्शन इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन फॉर दैट you have option either handle it or ignore it. If you elect to ignore the possibility of an unchecked exception, then as a result of that your program will be terminated. मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या है कि जिसको कि आप हैंडल भी कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे आप, ठीक है, इग्नोर करने पर तो हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाए। But if you want to handle the exceptions, unchecked exceptions, then the result will be depend on the code that you have written to handle the exceptions. ठीक है, अगर आपने यहाँ पर जो सेकेंड केस है कि अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि कौन से एक्सेप्शन आप हैंडल कर रहे हैं। इसका जो सबसे बेहतर एग्जांपल है एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड। मतलब क्या हुआ कि आपने एरे को डिफ़ाइन कर रखा है और एरे डिफ़ाइन करने के बाद आपने वहाँ पर मान लेते हैं 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, आप 6 की बात कर रहे हैं, आप 6 की बात कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आएगा, फिर इसको आप हैंडल करेंगे आप। सो दिस इज़ कॉल्ड वन काइंड ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शंस, राइट? So this is the one kind of normal introduction about unchecked exceptions. Okay, you will going to study in the higher classes about the same, right? Now
Now that's an important part here. That's a very important part here, right? This is the type of exceptions and their meaning. Okay, and so I have already given the example for the same also. First is talking about arithmetic exceptions. It means that when you are when you are dividing any of the number by the zero, okay, then some kind of arithmetic exceptions is came here, right? If any number is divided by 0, then you will getting the arithmetic exceptions, right? Number 2, array index out of bound exception. Array index out of bound exceptions. If you're trying to input value greater or less than equal to index of array, मतलब क्या हुआ कि आपने एरे जो डिफाइन कर रखा है, अगर 5 एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रखा है, अब 5 से ऊपर के जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, एरे के लिए है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन है हमारा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं हम, रेफरेंस टू अ फाइल दैट कैन नॉट बी फाउंड। मतलब क्या हुआ, जिस फाइल को आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, जिस फाइल का रेफरेंस लेना चाहते हैं आप, ठीक है। सेकंड है आपका है, नेक्स्ट हमारा है नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसका मतलब समझते हैं, रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अभी इनिशलाइज नहीं किया गया है, ठीक है, और इस तरह के जब ऑब्जेक्ट इनिशलाइज नहीं किया जाएगा तो उस समय जो एक्सेप्शन आएगा वो आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। चल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो हमारा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, आप तो नाम से पता चल रहा होगा कि आपने इलीगल नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। तो जब आप इलीगल नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करेंगे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शंस। इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शंस, इसका मतलब ये हुआ कॉलिंग अ मेथड विद द इम्प्रॉपर आर्गूमेंट। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर जो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। एक मेथड के अंदर अगर आप आर्गूमेंट प्रॉपर पास नहीं करेंगे तो इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन आपका आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जितने भी आपको एक्सेप्शंस बताए वो सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो आपके कॉमन टाइप्स के हैं, जो मोस्टली आपके प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट नो व्हेनेवर you are trying to handle the exception, you should know about what are the exceptions, what are its type, and how to handle it, right? So that's the most important things of this video. Okay, now we are coming to the next slide. Now student, that's the important part, how to handle the exceptions. जावा प्रोग्रामिंग में, जिसमें कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, आप एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए कई तरह के जो है आपके, ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइंड यू, ठीक है। ये वो कीवर्ड हैं जिनका यूज़ करके आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में चूँकि आप केवल ट्राई और कैच के बारे में आप पढ़ेंगे, थ्रोज, थ्रो और फाइनली इसके बारे में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में। ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू इनक्लोज द कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। मतलब जब आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं आप, तो अगर उस प्रोग्राम के हिस्से से एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। इट मस्ट बी इन विद इन द मेथड, उसको ट्राई मेथड के अंदर ही इसको हम रखेंगे हम, ठीक है। ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनल ब्लॉक। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद आपका कैच ब्लॉक ही आना चाहिए, ठीक है। जो कैच मेथड है ट्राई के जस्ट बाद ही आता है ये,
इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। थर्ड पॉइंट देखते हैं, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर दैट एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय कैच ब्लॉक। मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्सेप्शंस को देखते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले ट्राई ब्लॉक को लगा देते हैं। ट्राई ब्लॉक ने क्या किया, उस एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया और आइडेंटिफाई करने के बाद कैच ब्लॉक ने उसको हैंडल कर लिया। ठीक है, सो नाउ it must be used after the try block only. So please ensure that the catch blocks comes after the try block. Okay, now we are coming to the fourth point. A catch statement involves declaring the type of exceptions when you are trying to catch. मतलब क्या हुआ, जब हम कैच स्टेटमेंट को हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैच स्टेटमेंट इन्वॉल्व डिक्लेयरिंग द एक्सेप्शन। मतलब कि हम कैच स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल है एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कैच स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिसको कि आप कैच करना चाहते हैं आप। मतलब क्या हुआ, ओवरऑल ये क्या कह रहा है, ये कि जो कैच स्टेटमेंट है वो कैच स्टेटमेंट आप यहाँ पर केवल और केवल एक्सेप्शंस को बताने के लिए, इसको डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड इज द सिंटेक्स फॉर ट्राई ब्लॉक एज वेल एज कैच ब्लॉक। whenever you are writing the try block, so you are just write the code which can throw the exceptions, right? No need to write any unnecessary type of instruction in the try block, right? Now second point, catch block. In the catch block, first of all you have to write the name of exceptions and then put here e. E is the one kind of class is already defined in the or your package, right? And then after, what you are going to display when the exceptions occur, you have to mention in the catch block. Okay, now next thing, suppose you have taken a program and in that program is going to be divided by a program is divided by 0 of a particular number. Okay, so right now this flow chart is showing that when the exceptions of a particular program or particular instructions came, then it can be asked only two things, whether it will be handled or not. If it is not handled, then it prints the exceptions with their descriptions, or it is possible the programs terminates. Now if it is handled properly, then it will be, if the exceptions is handled properly, then it will execute the rest of the code. तभी क्या करेगा, जो रेस्ट ऑफ द कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा ये। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक्सेप्शंस आएगा तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो पहला हमारा है फिक्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई अगेन। फिक्स द प्रॉब्लम एंड ट्राई अगेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, डू समथिंग एल्स इंस्टेड टू अवॉइड द प्रॉब्लम। कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें हम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एग्जिट द एप्लीकेशन। तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि आप system.exit लिख करके उस एप्लीकेशन से ही एग्जिट हो जाएं हम। फोर्थ पॉइंट, री थ्रो द एक्सेप्शन टू सम अदर मेथड और कोर्स ऑफ द कोड, कि हम अपने एक्सेप्शंस को री थ्रो करवाएं किसी और मेथड में। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। थ्रो द एक्सेप्शंस टू रिप्लेस इट। ठीक है, एक नया एक्सेप्शंस हम थ्रो करवाएं और पुराने वाले को हटा दें। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। रिटर्न द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हम रिटर्न करवा सकते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है आपके लिए, अ नॉन वर्ड मेथड ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, ठीक है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ईट द एक्सेप्शंस रिटर्न फ्रॉम द मेथड। इन अनदर वर्ड्स, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्सेप्शंस। को हैंडल करना ठीक है, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है।
ईट द एक्सेप्शंस एंड कंटिन्यू द सेम मेथड। ठीक है, बी वेरी केयरफुल इफ़ यू डू दिस। मतलब क्या हुआ कि आप जब एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं हम, तो अपने सेम मेथड से कंटिन्यू करते जाएं आप। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब एक्सेप्शंस आएगा तो क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की। अब हम देखेंगे कुछ प्रोग्रामिंग डिमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से एक्सेप्शंस आते हैं और उसको हैंडल कैसे करते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। इस समय हम अपनी लैपटॉप के इस डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और अब मैं ये यूज़ करने वाला हूँ जावा नेटबीन्स की स्क्रीन को। ये मेरा जावा नेटबीन्स की स्क्रीन है यहाँ पर, और आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। पहले मैं प्रोग्राम को समझा देता हूँ है क्या ये। एक सिंपल प्रोग्राम है ये। सबसे पहले मैंने स्कैनर जो क्लास है उसको मैंने इंपोर्ट करवा लिया, तो इंपोर्ट java.util.scanner लिखा। उसके बाद एक मैंने क्लास बनाया जिसका नाम रखा मैंने exceptions1, और मैंने फिर यहाँ मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो दो इनपुट मुझे ज़रूरत है, ए और बी। तो मैंने इसको क्या लिया, स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर system.in। अब मैंने लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर, इसको मैंने प्रिंट करा दिया, और इंट ए obj.nextInt एक इंटीजर मैंने इनपुट करा दिया। सेम थिंग को रिपीट कराया आपका बी वेरिएबल के लिए, और मैंने क्या किया, ए और बी को डिवाइड किया, जो भी इसका रिजल्ट आया वो मैंने सी में स्टोर कर दिया, और सी का मैंने ले लिया प्रिंट। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी तरह का मैंने ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल किया। अब हम वेट करते हैं अपने आउटपुट के लिए। Still it is taking a little bit of time to run the program. So students, right now it is about to give the output. Yes, now it is asking for the enter the first number. So right now suppose I have entered 12. Okay, then I press the enter button. Now it is asking for the second number. Suppose I have written 2, then press enter. See, the division is 6. It means that right now no error is coming, no exceptions is coming. Right now try to run one more time. I'm going to run the same program one more time. Now it is asking for the first number. Suppose I have written 12, press enter. Asking for the second number, press 0. Then see, this is the exceptions. और अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में दिखा दूँ आपको मैं, तो थोड़ा आप इसको रीड करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन से। देखिए java.lang पैकेज एक पैकेज है जो कि सब आपके हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शंस। ये आपका एक एक्सेप्शन का नाम है जो कि डिवाइड बाय 0 करने से आपका आया है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा प्रोग्राम है ये आपका समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए, किस तरीके से। तो इसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब मैंने क्या किया कि जो भी प्रोग्राम का कोड है आपका जो इनपुट किया है यहाँ तक, इसको मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा। पहले मैंने लिखा ट्राई, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ये सारा जो कोड है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर है। अब चूँकि हमें पता है कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया हुआ है, तो मैंने कैच ब्लॉक के सिंटेक्स फॉलो किया। मैंने लिखा कैच, देन आफ्टर आई हैव रिटन हियर अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, ओके, देन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट आई हैव रिटन हियर डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, जो एक्सेप्शन आया उसको हैंडल करने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट आउट कर दिया कि 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि एक्सेप्शन हैंडल के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी डिटेल में जानेंगे। पहले हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ। सो राइट नाउ स्टूडेंट्स, द एग्जीक्यूशन इज अबाउट टू स्टार्ट।
Now it is asking for the first number. Now I have written here program 12, then asking for the second number, put here 0. Now see, there is no error came here. It means that you have handled your exceptions. It means that you have handled your exception successfully. Okay, so students, right now one more thing I just want to put. Whenever you are learning about rules and regulations of mentioning the try and catch block, one thing it is mentioned here, every time you have to mention the try block in a concise way, in a precise way. आप देख रहे हैं कि कितने सारे कोड हैं यहाँ पर. आप ट्राई ब्लॉक में उसी कोड को रखें जिससे कि एक्सेप्शंस आ सकता है. ठीक है, तो देखा जाए कि आप ट्राई ब्लॉक को यहाँ से हटाइए, यहाँ से ट्राई ब्लॉक को हटाइए. मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ मैं, और कट करने के बाद जिस लाइन से एक्सेप्शन आ सकता है उस लाइन तक हम जाएंगे. अब सो मैं इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है, तो ये वो लाइन है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है. अब एक सवाल यहाँ पर आप सभी लोग सोच के बताइएगा और अपना जो आंसर है यूट्यूब कमेंट के ज़रिए बताइएगा. क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है मेरा कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, होने के बाद पहला नंबर मांगा गया, दूसरा नंबर मांगा गया, और उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पर आंसर मिल गया. सवाल ये है मेरा, ये जो दो लाइनें हैं सिंपल, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मैंने प्रिंट करवाया है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर. आखिर क्यों? आप सभी लोग अपना जो आंसर है यूट्यूब कमेंट के ज़रिए दीजिएगा. ठीक है, और रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मैं इसी वीडियो में आपको मैं आंसर देने जा रहा हूँ, मैं इसी वीडियो में. ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका आंसर होगा. देखिए, जब हम अपने ट्राई ब्लॉक को हम रन कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सेप्शन आया था इस लाइन पे आया था, इस लाइन पे इंट c=a/b, इस लाइन पे एक्सेप्शन आया था. जहाँ से एक्सेप्शन आएगा वहाँ से उसके आगे की जितनी भी लाइनें हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं. वो वहाँ से जंप करके वो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल आ जाएगा कैच के पास. ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ मैं, और रन करने से पहले यहाँ पर इसके बाद ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है इसको यहाँ से हटा करके मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पर, इस जगह. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ अब, और देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं आता है. ठीक है, चलिए देखिए इसको आराम से. See, it is asking for the I have to run. Now enter the first number. Suppose I have entered 12. Then it is asking for the second number. See, the exceptions again come. Reason, try block is not going to be read still. Try block अभी आपका रन, आपका जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है. रीज़न है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राई ब्लॉक में, ठीक है, जस्ट बाद कैच ब्लॉक की स्टार्टिंग होनी चाहिए. यहाँ पर देखिए ट्राई ब्लॉक के बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट ना होने की वजह से आपका यहाँ पर जो एरर्स है वो आ गई यहाँ पर. तो क्या करना है, इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा अब मैं, और यहाँ से हटाने के बाद सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा इसे. इस तरीके से मैं यहाँ पुट कर दूँगा. ठीक है, अब देखिए ट्राई के बाद यहाँ पर कैच स्टेटमेंट आ चुका है और बाकी हमारा है. अब हम चेक करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अभी जो एक्सप्लेनेशन बताया है, दो चीज़ बताई यहाँ पर. नंबर 1 कि जब हम ट्राई ब्लॉक का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल आपका सीधे कैच ब्लॉक के पास आया, तो जिस लाइन पर एक्सेप्शन आया है वहाँ से कंट्रोल जंप करेगा और सीधे चला जाएगा कैच के पास. बीच में जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे सब इग्नोर कर देगा. ये हुआ पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ट्राई ब्लॉक के बाद हमेशा कैच ब्लॉक आना ही चाहिए. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मैंने इस प्रोग्राम में समझाए हैं. अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स टाइम टू रन.
Now the execution is started now. It is taking little bit of time to run. Now first number is 12, second number is 0, C. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिवीज़न बाय जीरो नॉट पॉसिबल, ये भी लिखा हुआ आया है, रिमेनिंग ऑफ कोड ये भी लिखा हुआ आया है, प्रोग्राम करने ये भी लिखा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की गई हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो आपने इस प्रोग्राम में, ठीक है, और इस पूरे वीडियो में जो समझने की कोशिश की है कि एक्सेप्शंस क्या होता है, कितने तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस आने पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, सिंटेक्स क्या है, ठीक है, अनचेक्ड और चेक्ड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया यहाँ पर। ठीक है, और जब आपका एक्सेप्शन आता है तो ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का यूज़ कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड and we'll take a little space here and then we'll continue the particular thing. Okay, so don't go anywhere. Okay, okay students, I hope you have watched this video and you have understood each and everything what I am trying to give you. But students, whatever things are delivered, try to do a practice on a laptop or your mobile, so that what I am teaching to you that will be understandable by you. Okay, with this students, I just want to give you thank you so much for watching this video. Your time and your effort is lots of value to me. Okay, so keep studying and please focus on your health also, because health is wealth. Okay students, now it's time to finish up this video. Once again, thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos, but students, don't forget to subscribe my channel. Give the valuable feedback and please press the bell icon, right? Because bell icon gives you a one kind of notification for my latest videos. So students, thanks again for watching me.